एक वक्त की बात है दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था जॉन। वह हमेशा अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था और दोस्तों वह अपने कलीग से आगे निकलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था। अपने प्रोजेक्ट और ईमेल का रिप्लाई करने में पूरी की पूरी नाइट गुजार देता था और दोस्तों इसकी वजह से उसकी बहुत सारी नींद सेक्रीफाइस हो जाती थी। दोस्तों ये बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर दोस्तों एक दिन जॉन ने रियलाइज किया कि अब उसे भूलने की आदत हो रही है और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी कर रहा था। लेकिन दोस्तों जॉन इन सब चीजों को हल्के में ले रहा था और इग्नोर कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जॉन की सेहत खराब होने लगी थी और उसे सर दर्द और चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन फिर भी दोस्तों जॉन की यह कोशिश रहती थी कि वह अपने सारे कलीग्स से हमेशा आगे रहे। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में जॉन बेहोश हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। उसके होश आने पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी नींद पूरी न होने की वजह से उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही जल्दी बीमारियां लगती रहेगी। जॉन इतना ज्यादा काम इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि वो जितना ज्यादा टाइम बाकी चीजों से बचाकर अपने काम में देगा उतना ही वो सक्सेसफुल रहेगा, बिना यह बात को सोचे कि इन सभी चीजों का उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की यह थ्योरी काम नहीं करती। इसके लिए फ्रेडरिक टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें हम द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक बार फैक्ट्री के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को टाइम के बेसिस पर चेक किया। उन्होंने वॉच निकाला और कैलकुलेट किया कि वर्कर्स को आयरन का एक पीस एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए कितना टाइम लगता है और उसके बाद उन्होंने इन वर्कर्स को एक स्पेसिफिक तरीका बताया इन आयरन पीस को मूव करने का, जैसे कि आयरन पीस को कैसे उठाना है या फिर किस डायरेक्शन से होते हुए उन्हें किस तरीके से आयरन पीसेस को रखना है एंड सो ऑन। जब दोस्तों वर्कर्स ये तरीका फॉलो करने लग गए तो उन्होंने देखा कि कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें एक लिमिटेशन थी। वर्कर्स पूरे दिन सेम प्रोडक्शन आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। जैसे कि वो 10 मिनट में 5 पीसेस को मूव करते थे तो अगले 10 मिनट में वो सिर्फ 4 ही आयरन पीस को मूव कर पाते थे, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है अब वो थक चुके थे और इस वजह से प्रोडक्शन आउटपुट गिरने लगा था, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। और इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एक ही पेस में काम करने से हम कुछ टाइम के लिए प्रोडक्टिव रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम इसका नुकसान ही झेलेंगे और हमारा क्रिएटिविटी का भी नुकसान होगा। क्रिएटिविटी का नुकसान मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी एक फेमस ऑथर की बुक बहुत सुपर हिट हो गई हो और वहीं उनकी दूसरी बुक सुपर फ्लॉप। फॉर एग्जाम्पल द फॉल्ट इन आवर स्टार नाम की एक बुक है जिसके ऑथर है जॉन ग्रीन और उनकी ये बुक बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी और इवन दिल बेचारा हिंदी मूवी भी इसी बुक के कॉन्सेप्ट पर थी, जबकि इनकी दूसरी बुक एन अबेंडेंस ऑफ कैथरीन का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं रहा था। और ये सब बातें हम इनके रिव्यूज में भी देख सकते हैं। क्रिएटिविटी का एक और हम इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित चौहान अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें जब वी मेट मूवी से तुम ही सॉन्ग मिला था तब उन्होंने 1 महीने का ब्रेक लिया था और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी इस बात को समझते हुए इस सॉन्ग को होल्ड पर रखा। फिर जब मोहित चौहान ने वापस आकर इस सॉन्ग को रिकॉर्ड किया तब तो इसमें एक अलग ही बात दिख रही थी और इसीलिए यह सॉन्ग रिलीज होते ही सबका फेवरेट बन गया। अगर मोहित चौहान ब्रेक ना लेते तो वो इस सॉन्ग में इमोशंस नहीं डाल पाते और फिर शायद ही ये सॉन्ग इतना ज्यादा पॉपुलर हो पाता। तो दोस्तों इससे एक बात तो प्रूफ है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट तो नहीं है खुद को ग्रो करने के लिए, बल्कि दोस्तों इसकी जगह कुछ और है और वो है माइंड मैनेजमेंट। डेविड कैडवी अपनी बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में एक्सप्लेन करते हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी को ग्रो करने के लिए 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी और 7 मेंटल स्टेट ऑफ क्रिएटिव वर्क को समझ सकते हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी की। स्टेज नंबर 1 दोस्तों प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्रिएटिविटी का वो स्टेज होता है दोस्तों जहाँ पर हमारा लर्निंग पीरियड चल रहा होता है। इस स्टेज पर हम अपना सारा टाइम रिसर्चेस को देते हैं। इसे हम द बीटल्स ग्रुप के मेंबर पॉल मैकार्टनी के एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी सॉन्ग को कंपोज करने के पहले म्यूजिशियंस बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं और उन्हीं सॉन्ग से वो इंस्पायर होते हैं और एग्जैक्टली ऐसा ही पॉल के साथ भी हुआ। उन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे अलग अलग कंपोजिशन सुनी और अपना सारा का सारा समय बस प्रिपरेशन स्टेज पर गुजारा। एक बार जब ये स्टेज यानी कि प्रिपरेशन स्टेज पूरा हो जाता है फिर आता है सेकंड स्टेज यानी कि स्टेज नंबर 2 विच इज दोस्तों इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वो स्टेज होती है जहाँ पर हम एक्टिवली काम नहीं करते फिर भी उस काम से इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। प्रिपरेशन स्टेज में बहुत ज्यादा थक चुके, इसलिए हमें यहाँ पर रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉल ने भी दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा ही किया था। बहुत सारी कंपोजिशन सुनने के बाद वो बार बार रेस्ट लिया करते थे। थर्ड स्टेज इज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन तीसरी ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमें हमारी आहा मूवमेंट मिलती है। आहा मूवमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि अचानक से आपको कोई डिफरेंट थॉट आ जाए जो कि हमें हमारी
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा, स्पेशली तब जब हम किसी काम को कर भी नहीं रहे होंगे। अब एग्जांपल के लिए, जब पॉल इंक्यूबेशन स्टेज पर थे अभी वो इल्यूमिनेशन स्टेज पर भी पहुंच गए थे। पॉल जब सो रहे थे तब उनके दिमाग में पुराने सारे सॉन्ग्स को कंबाइन करके उन्होंने एक नई मेलोडी बना दी। और दोस्तों जैसे ही पॉल नींद से उठे उन्होंने झट से उस मेलोडी के कॉर्ड्स को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो एक्शंस लिए वो है फोर्थ स्टेज, विच इज माई फ्रेंड्स वेरिफिकेशन। जब पॉल ने कॉर्ड्स को नोट डाउन किया उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये मेलोडी सुनाई, सिर्फ जाने पहचाने लोगों को नहीं, अननोन लोगों को भी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कहीं पहले से ये मेलोडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, और उन्हें वही सोते हुए सुनाई दी। सबसे पूछने के बाद उनको यह पता चला कि ये ओरिजिनल मेलोडी है और पहले कभी भी किसी ने भी इसको नहीं सुना है। इस कंफर्मेशन के बाद पॉल इस सॉन्ग को फाइनली रिकॉर्ड कर लेते हैं। और दोस्तों यही है वेरिफिकेशन स्टेज, यहाँ पर हमारे काम को वेरीफाई किया जाता है कि हमारा काम सोर्सेस के हिसाब से सही है या नहीं, और या फिर हमने इसे सही से मेंशन किया है या फिर नहीं। और जब ये फाइनली सॉन्ग रिलीज हुआ तो ये ब्लॉकबस्टर हिट हो गया और इस सॉन्ग का नाम था यस्टरडे। अब अगर एक बार आप 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में डाल लेते हो, यानी कि ढाल लेते हो, तो हम पर्सनली तो ग्रो कर ही सकते हैं, लेकिन हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लिंचपिन बन सकते हैं। पर दोस्तों लिंचपिन एग्जैक्टली है क्या? दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है जिसको मैं किसी और वीडियो में जरूर कवर करूंगा, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस बुक का एक्सप्लेनेशन मैं अपने इस चैनल में लाऊं और आप तक पहुंचाऊं, तो इस वीडियो में आप 50,000 लाइक का टारगेट जरूर पूरा कर दीजिएगा। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब दोस्तों जैसा कि हम क्रिएटिविटी के स्टेज को समझ चुके हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी क्रिएटिव काम को समझने के लिए हमें 7 क्रिएटिविटी मेंटल स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट मेंटल स्टेज आता है दोस्तों प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट। इस स्टेज में हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछते हैं। जैसे कि दोस्तों डेविड बताते हैं कि जब वो 1000 फीट ऊपर बिल्डिंग में बैठे हुए थे तब उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, और दोस्तों उन्होंने खुद से 3 सवाल पूछे। पहला, मुझे क्या करना है? दूसरा, मैं इस काम को कैसे करूं? तीसरा, मुझे क्या नहीं करना है? इन सवालों को पूछते ही डेविड को अपनी प्रायोरिटीज के बारे में पता चल गया, और ऐसा करने से वो प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट में आ गए। जब हम भी इन क्वेश्चंस को पूछ के इस स्टेज में आ जाते हैं, तब फिर आता है दोस्तों सेकंड मेंटल स्टेट, विच इज एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। दोस्तों हम अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करने के बाद क्यूरियस हो जाते हैं, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस स्टेज में हम जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि हमें एक ऐसे लिखने को दिया जाता है, हाउ डिड एपीजे अब्दुल कलाम बिकेम सक्सेसफुल, तो हम इस स्टेट में इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हम उनके ओवरऑल कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। जैसे कि दोस्तों उनका बचपन कैसा था, उन्होंने पढ़ाई कैसे करी और उनके इंटरेस्ट क्या थे। आई मीन हर एक छोटी चीज को स्टडी करेंगे। जब ये सब कंप्लीट हो जाता है फिर आता है स्टेट नंबर 3, विच इज रिसर्च मेंटल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब हम मेन सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि वो एग्जैक्टली सक्सेसफुल कैसे हुए। रिसर्च मेंटल स्टेट में हम पॉइंट टू पॉइंट अपने सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ मेंटल स्टेट, जो कि है जनरेट मेंटल स्टेट। यहाँ तक जो भी हम काम कर चुके हैं, इसके बाद आएगा कि हमें कुछ जनरेट करना है, यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें ऐसे लिखना है। इसके ऊपर हमने एक्सप्लोर भी कर लिया है और रिसर्च भी कर लिया है। तो अब बारी आती है सारे इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने की। इस स्टेज पर हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि हम सारा काम, यानी कि जितना भी हमने खोजबीन की उसे नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अभी भी ये सबमिट करने के लिए रेडी नहीं हुआ है, और यहीं पर आता है दोस्तों हमारा फिफ्थ मेंटल स्टेज, विच इज पॉलिश मेंटल स्टेट। असाइनमेंट को पूरी करने के बाद उसे पॉलिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि दोस्तों उसको रीचेक करना। यहाँ पर हम असाइनमेंट में मिस्टेक्स जैसे कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्टोरी टेलिंग इम्प्रूवमेंट या फिर दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक्स को ढूंढते हैं और उन सभी को इम्प्रूव करते हैं। अब इन 5 मेंटल स्टेट्स को पूरा करना तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसके बाद जो 2 मेंटल स्टेट है वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा 6th मेंटल स्टेट, विच इज एडमिनिस्ट्रेट मेंटल स्टेट। में हमारे क्रिएटिव काम को करने के साथ साथ और बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, जैसे कि हमें अपना रूम साफ करना चाहिए, अपने नेल्स काटने चाहिए, या फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर पिकनिक पर जाना। और इन्हीं सब काम को करने के लिए जो मेंटल स्टेट होती है उसे एडमिनिस्ट्रेट मेंटल स्टेट कहते हैं। ये मेंटल स्टेट इसलिए जरूरी है कि अगर हम बाकी सारे मेंटल स्टेट में रहते हैं और इस स्टेट को इग्नोर करते हैं, तो इससे हमारी ओवरऑल लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली हम लोग मशीन नहीं है, वी आर नॉट रोबोट। और दोस्तों इन सभी के बाद आखिर में आता है हमारा 7th मेंटल स्टेट, विच इज रिचार्ज मेंटल स्टेट। इस मेंटल स्टेट में हम अपनी थकान और बोरियत को दूर करते हैं, हम फिर से काम करने के लिए खुद को रिचार्ज करते हैं। इस स्टेट में हम कोई भी काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, जैसे कि दोस्तों फैमिली के साथ टाइम बिताना, अपनी एक फेवरेट मूवी को देखने जाना थिएटर में, या फिर सिर्फ रिलैक्स करने के लिए
लिए मेरी तरह सो जाना। दोस्तों देखो, फोन की बैटरी खत्म हो जाने पर हम उसे रिचार्ज करते हैं, लेकिन हमारी बैटरी खत्म होने पर हम ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा और काम कर लेते हैं, अपने कलीग से या फिर अपने स्कूल की कंपटीशन से और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। एक बार जब हम अपने दिमाग के इन्हीं 7 मेंटल स्टेज को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, तो इससे जो 4 स्टेट ऑफ क्रिएटिविटी है उसे पूरा करना भी आसान हो जाता है। अब दोस्तों ये सारी चीजें करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब हम इन सभी में इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे कि हमारी क्रिएटिविटी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। और ये सारे पॉइंट्स हमने अपने वीडियो में मेंशन किए हैं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ऐसी ही वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।